ओके गाइस, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो दोबारा समझते हैं कहाँ पर थे हम, किस स्टेप पर थे। तो मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एग्जीक्यूशन यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है। और जब तक इस लाइन का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम कहाँ पर जाएंगे, एक्स वाई जेड वाले फंक्शन पर चले गए, ठीक है। और ये आपका एक्स वाई जेड फंक्शन कॉल हो गया। एक्स वाई जेड फंक्शन कॉल हो गया, उसके बाद एक्स वाई जेड के अंदर आए। जब तक इस लाइन का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ से भी क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। तो फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन जहां पर भी बना है ये वहां पर कॉल हुआ, ठीक है। वहां पे कॉल हुआ, वहां पे उसने वर्क परफॉर्म किया और स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया, एक्स वाई जेड 100 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड। पॉइंट क्लियर। वहां से फिर वर्क परफॉर्म करने के बाद वहां से ये फंक्शन वापस आया। कहां पर वापस आएगा, जहां जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो कहां से किया गया था, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से किया गया था, इस पॉइंट से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो वापस ये फंक्शन आया। वापस आने के बाद इस लाइन का काम कंप्लीट, ठीक है। अब इस लाइन का काम कंप्लीट, फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे रिटर्न। अब रिटर्न जो है किस फंक्शन के अंदर लिखा है, एक्स वाई जेड फंक्शन के अंदर रिटर्न लिखा हुआ है। तो मतलब हम एक्स वाई जेड फंक्शन से बाहर जा रहे हैं। किसके पास जाएंगे, जिसने इसे कॉल किया। किसने इसे कॉल किया, इसे कॉल किया गया इस पॉइंट से। पॉइंट क्लियर। अब इस पॉइंट से इसे कॉल किया गया तो ये यहाँ पर आ जाएगा। एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ गया, तो मतलब इस लाइन का काम कंप्लीट। अब यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेन 20 लाइन ऑफ कोड प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए एक फंक्शन कॉल हो रहा है प्रिंट एलन, और ये फंक्शन आपका कॉल हो रहा है। तो ये कॉल कहाँ पर होगा, जहां पर एक बना हुआ होगा। तो ये फंक्शन कॉल हो गया जहां पर ये बना हुआ है, ठीक है। अब ये कॉल हो गया, फिर उसके बाद इसने वर्क परफॉर्म किया और स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट कर दिया मेन 20 लाइन ऑफ कोड। कोड प्रिंट करने के बाद, ये लाइन प्रिंट करने के बाद, ये एग्जीक्यूशन करने के बाद वापस आया, फंक्शन का एग्जीक्यूशन वापस आया, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन वापस कहां पर आएगा, जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो कहां से किया गया था, इस पॉइंट से कॉल किया गया था। तो वापस एग्जीक्यूशन आया, कहां पर आया, वापस इस पॉइंट पर आया। तो इस लाइन का काम कंप्लीट। पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद देखिए नीचे आ जाएंगे एक्स कोड डॉट एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। अब एक्स वाई जेड फंक्शन कॉल हो रहा है, एक्स वाई जेड के अंदर सिमिलरली ये कोड अंदर आए। जब तक इस लाइन का कोड कंप्लीट नहीं होता नीचे नहीं आ सकते। तो प्रिंट एलन एक फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। प्रिंट एलन एक फंक्शन कॉल हुआ, इसने वर्क परफॉर्म किया, एक्स वाई जेड 100 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड। वर्क परफॉर्म करने के बाद वापस आया जहां से इसे कॉल किया गया था। कहां से कॉल किया गया था, यहाँ से कॉल किया गया था। तो इस लाइन का काम कंप्लीट। कंप्लीट फिर नीचे रिटर्न, और रिटर्न किसके अंदर लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड के अंदर। तो एक्स वाई जेड फंक्शन से हम बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ पे जाएंगे, जहां से इसे एक्स वाई जेड को कॉल किया गया है। तो सिमिलरली ये एक्स वाई जेड से को कहां से कॉल किया गया, यहाँ से कॉल किया गया। तो इस लाइन का काम कंप्लीट। तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होगा, इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होगा, इसी तरह से आपका नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होगा। तो पॉइंट क्लियर यहाँ तक, इस पॉइंट तक सभी को पॉइंट क्लियर। मेरे को ये बताइए, एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। यस और नो, ओके क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिटर्न। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिटर्न। अब रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न कौन से फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, मेन के अंदर लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड के अंदर लिखा हुआ है। ये वाला जो रिटर्न है ये किसके अंदर लिखा हुआ है, मेन के अंदर या एक्स वाई जेड के अंदर। ये लिखा हुआ है मेन के अंदर। तो रिटर्न जिस फंक्शन के अंदर लिखा होता है उस फंक्शन को क्या करता है, टर्मिनेट करता है। मतलब उस फंक्शन से एग्जीक्यूशन को बाहर ले जाता है, ठीक है। हम मेन से बाहर जा रहे हैं। तो मेन को कॉल किसने किया था, एक तरह से आप सोचे तो जेवीएम ने कॉल किया था, ठीक है। तो मेन को जेवीएम ने कॉल किया गया, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था ना, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो मेन को किसने कॉल किया गया था, जेवीएम ने कॉल किया था। तो वापस किसके पास जाएंगे हम, जहां से इस मेन फंक्शन को कॉल किया गया था। तो जहां से इस फंक्शन को कॉल किया था वापस उसी पॉइंट पे चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। पॉइंट क्लियर, यस और नो, कि आपका एग्जीक्यूशन कैसे चल रहा है, ये पॉइंट क्लियर, यस और नो। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, मैं अगर इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाऊं, तो आपको आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपको ये आउटपुट आएगा, एक्स वाई जेड 100 लाइन ऑफ कोड, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आएगा मेन 20 लाइन ऑफ कोड, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या आएगा, कोड एक्स वाई जेड की वजह से फंक्शन कॉल होगा, आपका वर्क परफॉर्म होगा। फिर उसके बाद ये लाइन कोड प्रिंट हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन सिस्टम डॉट प्रिंटलन और मेन लाइन ऑफ 50 ये प्रिंट हो रहा है। तो इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया,
ये मेरा प्रिंट हो गया वैल्यू। फिर उसके बाद ये कोड XYZ दोबारा से कॉल हो रहा है, तो जो भी इसमें कोड लिखा होगा एग्जीक्यूट होगा और वर्क परफॉर्म होगा, तो ये वर्क परफॉर्म होगा और ये आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद दोबारा से कोड डॉट XYZ कॉल हो रहा है, तो ये दोबारा से कॉल हो गया XYZ फंक्शन। फिर उसके बाद क्या लिखा है, रिटर्न, और आपका मेन फंक्शन खत्म हो गया, तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा स्क्रीन पर, आउटपुट क्या आएगा, ये आपका आउटपुट आएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विजिबल है जो। ओके, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। मैंने कोड क्यों लिख दिया इसके अंदर, CD, ओके, तो हम क्या लिखेंगे, जावा सी कोड डॉट जावा, कंपाइल हो गई फाइल। स्क्रीन क्लीन कर लेता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो सही से। देन जावा कोड, ठीक है, तो देखिए मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो आंसर क्या आ रहा है, सेम वही आउटपुट आ रहा है जो मैंने आपको अभी मेंशन किया था। देखिए यहाँ तक पॉइंट क्लियर, देखिए ध्यान से देखिए, मैच करके देखिए, वही आ रहा है आउटपुट। यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है फंक्शन में? ओके, क्लियर है। अब देखिए कुछ पॉइंटों पे आपको फोकस करना है। मान लीजिए ये जो फंक्शन का जो कोड लिखा है मैंने 100 का, ये कोड जो है मैं थोड़ा लार्ज अमाउंट लेके चल रहा हूँ मेमोरी स्पेस, वैसा होता नहीं है इतना, मैं इसे 5 MB मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि आपका 5 MB स्पेस कंज्यूम करके चल रहा है, ठीक है। सुरभि वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। तो जो आपका जो प्रोग्राम है वो एक तरह से स्टैक में रन होता है, ठीक है। स्टैक एक मेथड है, एक तरीका है, ठीक है। स्टैक क्या है, एक तरीका है किसी चीज को अप्रोच करने का, स्टैक क्यू, ठीक है, सॉल्यूशन अप्रोच करने के लिए मेथड्स हैं, आप इन्हें डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हो पॉइंटर के अंदर। तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, रुकिए एक मिनट रुकिए। तो ये जो है आपका एक स्टैक है, ठीक है, स्टैक है। अब स्टैक में जो होता है, ये जो अपर साइड होती है, ओके, ये जो अपर साइड होती है, इरेजर क्लीन नहीं होगा, चलिए ऐसे समझाता हूँ। ये जो अपर साइड होती है ये ओपन होती है, ये क्या होती है, ओपन। मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, ये जो है एक गिलास की तरह मान लीजिए, ये क्या है, ओपन है, ठीक है। और ये जो स्टैक है आपका क्या है, मेमोरी है। तो ये जो मेमोरी की तरह जो है, इसमें स्पेस मैनेजमेंट करना है हमें। तो जो आपका प्रोग्राम है वो मेमोरी की बचत कैसे करेगा, ध्यान से देखिएगा। तो वो स्टैक के रूल पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सी लैंग्वेज, C++, जावा, ये आपके जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं वो स्टैक के रूल पे होते हैं। स्टैक का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक किताब है, ठीक है, एक किताब है, अगर मैंने इसके ऊपर एक और किताब रख दी, ठीक है, और इसके ऊपर एक और किताब रख दी, ठीक है। अब मान लीजिए इस किताब का नाम था A और इस किताब का नाम था B, ठीक है, और इस किताब का नाम था C। तो मैं A अगर डायरेक्ट किताब यहां से निकालूंगा तो क्या होगा, B और C नीचे गिर जाएंगी, जो मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर मुझे A तक पहुंचना है तो पहले मुझे जो मैंने लास्ट टाइम पुट की थी बुक इस पर, वो मेरे को पहले निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, स्टैक का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन होता है वो फर्स्ट में आउट होता है, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं स्टैक को लीफो, ठीक है। लास्ट इन, जो लास्ट में इन हुआ वो पहले आउट होता है। जब तक मैं सी को रिमूव नहीं कर दूंगा, फिर उसके बाद बी को रिमूव नहीं करूंगा, तब तक ए को रिमूव नहीं कर सकता। देखिए ये सबसे पहले रिमूव हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद ए है ये, अब उसके बाद मैंने 20 पे पुट कर दिया, ऐड कर दिया। तो मैं ए को तब तक नहीं निकाल सकता जब तक मैं इसको बी को रिमूव नहीं कर दूंगा, मतलब लास्ट वाली चीज को जब तक रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक मैं, मतलब फर्स्ट वाली ये जो चीज थी ए को मैं तब तक रिमूव नहीं कर सकता जब तक मैंने जो लास्ट में पुट किया था एलिमेंट वो उसे रिमूव नहीं कर देता। पॉइंट क्लियर? तो जो प्रोग्राम है आपका वो मेमोरी मैनेज करने के लिए आपका स्टैक रूल को फॉलो करता है। फंक्शन जो आपका एग्जीक्यूशन होता है वो स्टैक फॉलो होता है वहां पे। अब स्टैक किस तरह से काम करता है, ध्यान से प्लीज समझिएगा, ठीक है। प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है,
तरीके कई हो सकते हैं मेमोरी को मैनेज करने के लिए, बट यहाँ पर जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टैक के अकॉर्डिंग होता है। मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे जो एक बुक जो पुट होगी इस स्टैक के अंदर, उसे मानिए आप अपना फंक्शन। क्या मानिए उसे आप अपना फंक्शन मानिए। अब मेरे को आप आंसर बताइए कि अगर ये 5 लाइन का कोड है, ये जो 5 लाइन का कोड है, अगर मैं कोई फंक्शन नहीं बनाता, इसे किसके अंदर लिखता? मेन फंक्शन के अंदर ही लिखता। तो देखिए 1 2 3 4, तो कितनी एमबी हो गई? बताइए कितनी एमबी हो गई? यहाँ पर कितनी एमबी ऑफ कोड हो गया जो एग्जीक्यूट होके मेमोरी में स्पेस ले रहा है? बताइए कितना स्पेस ले रहा है? 20 एमबी हो गई। बताइए यस और नो, 20 एमबी हुई नहीं हुई? अगर मैं ये फंक्शन नहीं बनाता, तो अगर मैं ये डायरेक्ट क्या करता, मैं ये वाली लाइन यहां पर लिख देता, ये लाइन यहाँ पे लिख देता, ये लाइन यहाँ पे लिख देता, कोड ये लाइन यहाँ पे और ये लाइन यहाँ पे, फंक्शन नहीं बनाता, तो क्या होता? इसे आप भूल जाइए कि ये फंक्शन बना हुआ है। आप ये सोचिए एक ही फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है 100 लाइन का 100 लाइन का 100 लाइन का 100 लाइन का, और ये 5 एमबी स्पेस कंज्यूम कर रहा है एक 100 लाइन का कोड। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जैसे आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, तो जेवीएम ने क्या किया? आपके मेन फंक्शन को कॉल किया। तो मेन फंक्शन में जितना भी स्पेस एलोकेट हो रहा होगा वेरिएबल के लिए या एग्जीक्यूशन होने के लिए, वो आपके स्टैक में मैनेज होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा वो मेन फंक्शन द्वारा लिया जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन लोड हो रहा है? मेन। ध्यान से देखिए, मेन फंक्शन ये लोड हो गया, ये आपका फंक्शन है मेन फंक्शन। अब ये मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन है। अब जब तक इसमें मान लीजिए लास्ट रिटर्न तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते, लास्ट रिटर्न तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते, तो क्या ये मेन फंक्शन इससे बाहर निकल जाएगा? क्योंकि मेन तो तभी इससे आउट होगा जब तक पूरा मेन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। मेन इन गया, मेन जो है जैसे हम इस मेन के अंदर अंदर हुए, कोड के अंदर हुए, तो मेन इस स्टैक के अंदर आ गया। ठीक है, अब इस स्टैक के अंदर आ गया तो मेन तब तक बाहर नहीं जा सकता इससे, जब तक ये लास्ट रिटर्न जो कोड है, रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती है या लास्ट ऑफ लाइन कोड हो सकता है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। तो अभी तक मेन ने कितना स्पेस एलोकेट किया था? 20 एमबी। 20 एमबी से ऊपर ही किया है वैसे तो। 20 5 5 5 5, सोचिए अभी फंक्शन नहीं बना हुआ, तो 5 5 5, और उसके बाद ये मान लीजिए 1 एमबी, तो मान लीजिए 22 एमबी ने स्पेस ले रखा है इसने, तो 22 एमबी इसने स्पेस ले रखा है, और आपका जब तक ये लास्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता तो 22 एमबी अभी तक एलोकेट रहेगा। अब क्या यहाँ पे जो आपकी जो एप्लीकेशन होती है, हैवी हैवी एप्लीकेशन, वो अच्छी चलती है आपके सिस्टम में। तो वो ऐसे क्यों चलती है? क्योंकि वहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है। अब मेमोरी मैनेजमेंट करना है आपको, तो उसके लिए आपको फंक्शन बनाना बहुत जरूरी है। ये तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, और भी पॉइंट मैं बाद में ऐड करता चला जाऊंगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से होगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अभी देखिए, जब तक ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक ये 20 स्पेस कंज्यूम करेगा। जैसे ही हम इससे बाहर गए, तो ये मेन फंक्शन इससे आउट हो गया और हमारी स्टैक फ्री हो गई, ब्लैंक हो गई स्टैक। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपकी स्टैक, ये जो आपकी स्टैक है, अगर खाली है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अगर ये फिल हो रही है तो मतलब प्रोग्राम चल रहा है। जैसी खाली होती चली जाएगी, पूरी खाली हो जाएगी, तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब देखिए हम किसके अंदर आए, ध्यान से देखिए। इस ये मान लीजिए, ये एक, मान लीजिए 1 एमबी स्पेस ले रहा है, वैसे लेगा नहीं, 1 केबी मान ले रहे हैं, ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिख रखा है। ठीक है, और ये एक मान ले रहे हैं, इसे 1 एमबी मान ले रहे हैं, इसे 1 एमबी मान ले रहे हैं, इसे 1 एमबी मान ले रहे हैं, अब और इसे 1 एमबी मान ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका देखिए मेन फंक्शन लोड हो रहा है, तो मेन फंक्शन में जितना भी स्पेस कंज्यूम होगा वो सारा का सारा लोड हो जाएगा मेन फंक्शन के लिए। तो स्टैक में कौन सा पहले फंक्शन आया? बताइए कौन सा पहले फंक्शन आया, चैट में बताइए। जब जेवीएम हमने कॉल किया तो कौन सा फंक्शन कॉल आया? सबसे पहले कौन सा फंक्शन आया स्टैक के अंदर? आपका आया मेन फंक्शन। पॉइंट क्लियर? कौन सा फंक्शन आया? मेन फंक्शन। ठीक है, ये आ गया आपका मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन आ गया। ठीक है, मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन ने कितना स्पेस एलोकेट कर रखा है? कोई मेरे को बताया कि मैंने एक लाइन को डिनोट किया 1 एमबी से, तो मेन फंक्शन ने कितना स्पेस एलोकेट कर रखा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसने 6 एमबी स्पेस एलोकेट कर रखा है। ध्यान से देखिए, 6 एमबी स्पेस एलोकेट कर रखा है। तो इसके अंदर एंटर हुए, फिर उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? बताइए, कोड डॉट एक्स वाई जेड। ओके, तो कोड डॉट एक्स वाई जेड को जितना भी स्पेस चाहिएगा मेमोरी में, वो स्पेस लेगा और किस में लोड हो जाएगा? स्टैक में लोड हो जाएगा। अब कौन सा फंक्शन आ गया यहाँ पे? कोड डॉट एक्स वाई जेड आ गया। देखिए कोड डॉट एक्स वाई जेड फंक्शन आ गया।
कौन सा फंक्शन आ गया, कोड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स लिख देता हूँ, एक्स का मतलब आप समझ जाइएगा कि मैंने लिखा है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड फंक्शन लोड हो गया। अब एक्स वाई जेड फंक्शन जैसे ही लोड हुआ तो हम एक्स वाई जेड फंक्शन के पास गए, एग्जीक्यूशन इस एक्स वाई जेड के पास गया। एक्स वाई जेड फंक्शन को कितना स्पेस चाहिए मेमोरी में, देखिए ध्यान से देखिए कितना स्पेस चाहिए, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कितना स्पेस चाहिए, टेल मी। 5 MB, तो 5 MB चाहिए, तो इसने 5 MB एलोकेट कर लिया अपने लिए, ठीक है, इसने 5 MB एलोकेट कर लिया अपने लिए। फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूशन हुआ। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है इस स्टैक के अंदर से, प्रिंट एलन फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब जो वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो मतलब एक अगला फंक्शन कॉल हो रहा है। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, प्रिंट एलन को मैं सीधे लिख देता हूँ पी से, ठीक है, मैंने इसे लिख दिया पी से। अब प्रिंट एलन फंक्शन कॉल हुआ, ये जहां पे वर्क होना था इसका वर्क हुआ, काम कंप्लीट होने के बाद, ओके सॉरी फॉर द नेटवर्क डिस्टर्बेंस, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो हम कहां पर थे अभी तक, कि जो हमारा कोड है ये एक एक कितना ले रहा है, एक MB ले रहा है। तो एग्जीक्यूशन अभी तक कितना चल गया था कि आपका कौन सा फंक्शन लोड हो गया था, मेन फंक्शन लोड हो गया था, सिंपल टर्म में मेन फंक्शन लोड होने के बाद यहाँ पे आपका मेन फंक्शन, फिर उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, कोड डॉट एक्स वाई जेड, मतलब एक्स फंक्शन कॉल, इसे मैं सीधे एक्स में लिख रहा हूँ, तो ये एक्स वाई जेड फंक्शन यहाँ से कॉल हो गया। अब एक्स वाई जेड फंक्शन कॉल हो गया तो ये मेमोरी में लोड हो गया, ठीक है, ये एक्स फंक्शन आपका लोड हो गया मेमोरी में। ओके मनीष, मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मेन फंक्शन कितना स्पेस ले रहा था, 1 2 3 4 5 6 की 6 MB स्पेस ले रहा था, और ये एक्स वाई जेड है ये कितना ले रहा है, 5 MB ले रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कौन सा फंक्शन लोड हो रहा है, प्रिंट एलन फंक्शन लोड हो रहा है। तो ये प्रिंट एलन फंक्शन, ये प्रिंट जो है मैं पी से डिनोट कर दे रहा हूँ, और प्रिंट फंक्शन कॉल हो गया। तो इसने मैसेज प्रिंट किया, मैसेज प्रिंट करने के बाद वहां से एग्जीक्यूशन वापस आया, एग्जीक्यूशन वापस आया, ये एग्जीक्यूशन वहां पे गया जहां पर भी ये फंक्शन बना हुआ है, और ये कोड आपका प्रिंट हो गया, मतलब आपका आंसर स्क्रीन पर आ गया। देन उसके बाद वहां से रिटर्न आए हम, रिटर्न आने के बाद कहां पर आएंगे, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था वापस यहीं पर आ गए, इसी पॉइंट पर। तो ये इसका मतलब क्या है, जब आपका फंक्शन कॉल हुआ तो एग्जीक्यूशन पी पर था, यहाँ पे देखिए प्रिंट एलन फंक्शन पे, जैसे ही वहां से वापस आए तो एग्जीक्यूशन वापस किस में आ गया, कौन से फंक्शन में आ गया, देखिए एक्स वाई जेड में आ गया। इट मींस जो आपका पी था वो स्टैक में से रिमूव हो गया। अब ये स्टैक में से रिमूव हो गया, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब आपकी स्टैक में कौन सा फंक्शन है, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो एक्स वाई जेड है। अगर आप इस पॉइंट पे भी देखें, पी फंक्शन तक भी देखें, तो आपकी जो पूरी स्टैक भर रही थी, तो कितना स्पेस मेमोरी में कंज्यूम हो रहा था दोनों फंक्शन द्वारा, ध्यान से देखिए दोनों फंक्शन द्वारा कितना मेमोरी में स्पेस कंज्यूम हो रहा था, 6 MB अभी तक मेन ने कंटेन कर रखा है, और 5 MB किसने ले रखा है, एक्स वाई जेड ने ले रखा है। 5 MB किसने ले रखा है, एक्स वाई जेड ने ले रखा है। अगर इसी चीज को आप मेन फंक्शन से पहले वाले से कंपेयर करें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप सोच लीजिए आपने एक्स वाई जेड फंक्शन नहीं बनाया, तो वहां पे कितना स्पेस कंज्यूम हो रहा था, 22 MB। तो देखिए जो 22 मतलब 22 MB से ज्यादा ही हो रहा था, तो मैं एक बार लगभग मिनिमम 22 MB लेके चल रहा हूँ, 25 MB लेके चल रहा हूँ, तो 25 MB जहां पर हमारा स्पेस कंज्यूम हो रहा था, अगर मैंने उसे फंक्शन से अप्रोच किया तो कितना स्पेस हाईएस्ट लिया जा रहा है अभी तक, बताइए, 11 MB। अगर मैं 6 MB और 5 MB को ऐड कर दूं, कितना हो गया, 11 MB। तो जितना हमारा रिमेनिंग स्पेस बच गया उसमें कोई दूसरी एप्लीकेशन रन हो सकती है, या वहां पे कम कम स्पेस में भी हमारी एप्लीकेशन अच्छी एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकती है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या हुआ, वापस आ गए, रिटर्न से वापस आ गए इसी जगह पे जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था, सॉरी यहाँ से किया गया था कोड डॉट एक्स वाई जेड से, तो इस लाइन से किया गया था। तो वापस किसके अंदर आ रहे हैं, मेन के अंदर, मेन के अंदर एग्जीक्यूशन वापस आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो एक्स वाई जेड, जो आपका एक्स वाई जेड फंक्शन है, ये स्टैक में से अब क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, स्टैक में से आउट हो रहा है। तो जो 5 MB इस एक्स वाई जेड ने कंज्यूम कर रखी थी वो देखिए अब रिलीज हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिलीज भी हो रही है, मेमोरी रिलीज होगी, जितना भी उसने एक्स वाई जेड ने स्पेस ले रखा था, अब एक्स वाई जेड ने जितना स्पेस ले रखा था वो रिलीज हो गया सारा का सारा। अब देखिए मेमोरी में कितना, कौन सा अभी फंक्शन पड़ा हुआ है, मेन फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन तक अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए मेन फंक्शन आउट नहीं जा सकता। तो अगर हम मिनिमम से मिनिमम स्पेस देखें तो 6 MB उसने कंज्यूम कर रखा है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम देखें तो 11 MB कंज्यूम कर रखा है। बट अगर हम सारा कोड मेन में लिख देते तो उसने जो कॉन्स्टेंट एकदम परफेक्टली 25 MB
कंज्यूम कर रखी थी, जो कि एक हैवी एप्लीकेशन आपकी बनाती है उस चीज को। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, सिस्टम डॉट आउट। जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा हम नीचे नहीं आ सकते। तो आपका ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन फंक्शन कॉल हो रहा है। तो कौन सा फंक्शन लोड हो रहा है यहाँ पे, पी फंक्शन, मतलब प्रिंटलन फंक्शन लोड हो गया। अब उसके बाद वहां से वापस आए, वर्क परफॉर्म करने के बाद कहाँ पे आएंगे, जहां से इसे कॉल किया गया था, यहाँ पे वापस आ गए, इस लाइन का काम कंप्लीट। तो मतलब पी मेमोरी से आउट हो गया, पी मेमोरी से, सॉरी पी स्टैक में से रिलीज हो गया। ठीक है, तो जितना भी पी ने स्पेस ले रखा होगा वो रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे हम, कोड डॉट एक्स वाई जेड ने। ठीक है, कोड डॉट एक्स वाई जेड के पास जाएंगे आप, कोड डॉट एक्स वाई जेड के पास आ गए। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस, तो फिर आपकी एक्स वाई जेड नाम के फंक्शन ने स्पेस कंज्यूम किया, कितने स्पेस कंज्यूम किया, 5 MB। ठीक है, 5 MB। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एंटर हुए, प्रिंटलन फंक्शन कॉल हुआ, प्रिंटलन फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, प्रिंटलन फंक्शन का वर्क कंप्लीट होने के बाद वापस एग्जीक्यूशन आया प्रिंटलन का, तो वापस किसके अंदर आ गए हम, एक्स वाई जेड के अंदर। तो ये मेमोरी में से रिलीज हो गया, मेमोरी में से रिलीज हो गया, तो आपका अब क्या बचा हुआ है, एक्स वाई जेड और ये M6। ठीक है, मतलब मेन। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न वापस किसके पास आ गए, मेन के पास। तो मतलब ये आपका एक्स वाई जेड भी मेमोरी में से आउट हो गया। ठीक है, पहले प्रिंटलन फंक्शन कॉल हुआ, आउट हुआ, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड आउट हो गया। अब क्या बचा है मेमोरी में, ओनली मेन फंक्शन बचा हुआ है। तो इस तरह से आपका एग्जीक्यूशन चलता है। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जीक्यूशन ये चलता है स्टैक के अंदर। पॉइंट क्लियर, यस और नो। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन थ्रू फंक्शन के जरिए हमारा जो स्पेस है वो किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट। यस और नो, समझ में आया या नहीं आया, किसी को डाउट प्लीज बताइए। नरेन आपके डाउट है कुछ, सुरभि डाउट है क्या? ओके, कोई डाउट नहीं है। नरेन आपके डाउट है क्या, किसी को समझने में प्रॉब्लम बताइए, टेल मी गाइस। कुछ भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे, किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत हुई है समझने में तो बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा, वरना आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। ओके, अच्छा अगर ये सभी के क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आज इसके लिए क्वेश्चन, मतलब इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दूंगा, आगे हम कल डेप्थ में पढ़ेंगे। हमने 3 चीज जान ली कि फोर वो सॉरी लूप कब अचीव होता है, अगर बीच बीच में हमारे पास बैरियर्स आ जाए तो उस केस में हम फंक्शन को अप्रोच कर सकते हैं, बेटर तरीका है। दूसरी चीज ये है कि फंक्शन में हमारा ह्यूमन रिसोर्स बच जाता है। ठीक है, बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। तीसरी चीज मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया सभी के। चलिए, अभी तक जितना हमने लूप पे पढ़ा था, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, डेली एक क्वेश्चन पूछे करूंगा, लास्ट में आपको उसका आउटपुट बताना होगा। ठीक है, और आपको मैं 1 मिनट दूंगा, आप सोचिए, फिर उसके बाद आप मेरे को आउटपुट बताइए कि उसका आउटपुट क्या है। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख देता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, इसमें ही अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो आउटपुट क्या आएगा बताइए, आउटपुट क्या आएगा, मैंने इसे कंपाइल किया तो आउटपुट क्या आएगा, व्हाट वुड बी द आउटपुट। मेन 20 एंड मेन 50। ठीक है, मेन 20 लाइन ऑफ कोड और मेन 50 लाइन ऑफ कोड, राइट आंसर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, क्या हमारे पास ये आउटपुट आया, ये वाला नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि एग्जीक्यूशन यहाँ से एंटर हुआ, ये लाइन परफॉर्म हुई, ये फंक्शन, ये वाली लाइन परफॉर्म हुई, और फिर हम रिटर्न से बाहर निकले गए, कहाँ निकले गए, जहाँ से मेन को कॉल किया गया था, क्योंकि रिटर्न मेन के अंदर लिखा है, तो वापस हम जेवीएम के पास चले गए एक तरह से। तो ये फंक्शन किसी भी जगह कॉल नहीं हुआ, तो मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि फंक्शन आपका बाय डिफॉल्ट कॉल नहीं होता, फंक्शन कोई सा भी बाय डिफॉल्ट कॉल नहीं होता मेन फंक्शन को छोड़कर। बस मेन ही फंक्शन आपका ऐसा होता है जो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो एट द एग्जीक्यूशन टाइम आपका सबसे पहले एक फंक्शन कॉल होता है जिसका नाम होता है मेन। ठीक है,
और कोई सा दूसरा फंक्शन कॉल नहीं होता। अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो अगर आपसे उसका यूज करना, आपको उस फंक्शन का यूज करना, तो आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, तभी आप उसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज वो कॉल नहीं होगा। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, देखिए फंक्शन बनाते कैसे हैं। ये फंक्शन आप मेंशन ऐसे करेंगे, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, फिर उसके बाद ब्रैकेट, देन उसके बाद ये पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब ये फंक्शन की बॉडी। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल करने के लिए आपको सीधे क्या करना है, इसे आप ध्यान से देखिए, मैं भी कोड लिख देता हूँ, कोड पे आपको ध्यान नहीं देना। आपको क्या लिखना है, फंक्शन का नाम, मैं लिखा XYZ, फिर उसके बाद फंक्शन, ये पैरेंथेसिस आएंगे, इसमें अगर पैरामीटर पास होगा तो पैरामीटर मेंशन हो जाएगा, अगर नहीं है तो खाली रहेगा। फिर उसके बाद ये क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हो, क्या है ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फंक्शन कॉल। तो ये स्टेप कहलाएगा फंक्शन कॉलिंग। क्या कहलाएगा, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रिंट एलन फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो ये भी क्या है आपका फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या आएगा, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, देन उसके बाद ये जो आपका यहाँ पे देखिए प्रिंट एलन फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये भी क्या है आपका फंक्शन, ठीक है, कॉलिंग। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, XYZ 100 लाइन, मतलब यहाँ पे देखिए प्रिंट एलन फंक्शन कॉल हो रहा है। इस चीज पे आप ध्यान मत दीजिए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन पे ध्यान मत दीजिए अभी, ये आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फंक्शन कॉलिंग, ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये फंक्शन के साथ आपने बॉडी डिफाइन किया, तो ये क्या फंक्शन डेफिनेशन, इसे क्या बोलेंगे हम, फंक्शन, पूरी की पूरी चीज को, इस पूरी की पूरी चीज को क्या बोलेंगे हम, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, देन उसके बाद ये भी एक तरह से मेन फंक्शन है, इसे ये देखिए फंक्शन का नाम साथ में और फंक्शन की बॉडी, तो ये भी क्या आपका फंक्शन डेफिनेशन, क्या है आपका ये फंक्शन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, एक फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी होती है, उसमें मैं बाद में बताऊंगा क्या होती है जब हम इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। इतना पॉइंट क्लियर सभी को, बताइए सभी को क्लियर इतना पॉइंट? ओके ओके, टेल मी गाइस व्हाट वुड बी द आंसर। देखिए मैंने लिखा वाइल, ठीक है, ये चीज में आपने पढ़ रखी है, पर मैं थोड़ा सा आज कंफ्यूज करूंगा आपको। ठीक है, मैंने वाइल लिखा, इसके अंदर मैंने लिखा फॉल्स, या मान लीजिए ट्रू लिखा, मैंने इसके अंदर ट्रू लिखा, ये इसकी होगी बॉडी। ठीक है, देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। ओके, हेलो लिखने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखा बाय। तो आंसर क्या आएगा बताइए, आंसर क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, क्या एरर आएगा, ओके एवरीबॉडी सेइंग एरर। ओके, अजीत से इन्फिनिटी हेलो एंड बाय। यहाँ पे सुरभि से एग्जीक्यूशन, व्हाट इज एग्जीक्यूशन, अच्छा एग्जीक्यूशन एरर आएगा, मतलब कंपाइलेशन एरर आएगा, आपका मतलब ये है। देखिए यहाँ पे जो एरर आएगा वो आएगा अनरीचेबल स्टेटमेंट। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को चलाता हूँ, मतलब इसे तो यहाँ पे क्या क्या अनरीचेबल स्टेटमेंट। ठीक है, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा बुलियन, यहाँ पे लिखा मैंने कंडीशन, इसमें मैंने लिख दिया फॉल्स, या मैंने लिख दिया ट्रू लिख दिया, मान लीजिए ट्रू मैंने वैल्यू लिख दी। अब बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, व्हाट वुड बी द आउटपुट। मनीष से सेम, ओके, मतलब एरर अनरीचेबल स्टेटमेंट। नूरेन से सेम एरर, गुड। सुरभि से हेलो infinity time, okay, anybody else, anybody else। देखिए जो करेक्ट आंसर है वो सुरभि का है, हेलो इन्फिनिटी टाइम। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है, वेरिएबल लिख रखा है। देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी आप लूप में कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर
ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लिख रखी है, अगर इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, ब्रेक या कंटिन्यू आपने कुछ नहीं लिख रखा, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा, ब्रेक नहीं लिख रखा, मतलब अगर आपने ब्रेक मेंशन नहीं कर रखा, तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे कांस्टेंट लिख रखा है, तब ये आपकी स्टेटमेंट कैसी बनेगी, अनरीचेबल स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, अब अनरीचेबल स्टेटमेंट बन गई तो एरर आ गया। बट यहाँ पे आपने लिख रखा वेरिएबल, अब सिस्टम को नहीं पता वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, वो कंपाइलर को नहीं पता, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता है चीज, वो क्या सोचता है कि क्योंकि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बोलती है, उसकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो इसलिए कंडीशन की वैल्यू, अभी कौन की वैल्यू ट्रू है, बाद में क्या पता फॉल्स हो किसी भी पॉइंट पे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका प्रोग्राम ये जो प्रोग्राम है ये कंपाइलर को पास कर जाएगा, तो कोई भी एरर नहीं आएगा। तो राइट आंसर है हेलो इन्फिनिटी टाइम कंपाइल। ठीक है, ओके नोरेन से, बट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। नोरेन हमने वैल्यू डिफाइन कर दी है, बट वेरिएबल की डेफिनेशन होती है वेरिएबल नेम टू गिवन, वेरिएबल नेम गिवन टू मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मान लीजिए यहाँ पे उसे नहीं पता ना कंपाइलर को कि आपने क्या पता इसमें कंडीशन में बाद में वैल्यू फॉल्स कर रखी है उसके अंदर, कोई लॉजिक पे पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, तो इसलिए वो इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहा। अगर आपने कांस्टेंट वैल्यू लिख रखी तब आपको एरर आएगा। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आंसर आएगा कंपाइल जावा। ठीक है, कोड। तो देखिए हेलो इन्फिनिटी टाइम। तो आज की